নমস্কার দোস্ত, আপনারা জানেন যে আরজিকর নিয়ে বিভিন্ন রকম নিউজ ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন। তো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আরজিকর নিয়ে ধূপরাঠি যে তথ্যগুলো তুলে ধরেছে সেগুলো একটি একটি করে বিশ্লেষণ করব। তার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবেন, যাতে এরকম লেটেস্ট আপডেট আসার সঙ্গে সঙ্গে সবার প্রথমে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আগে থেকে যদি আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাহলে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনাদের কাছে আরও একটি রিকোয়েস্ট, সেটি হলো ধূপরাঠি যে তথ্যগুলো আরজিকর নিয়ে তুলে ধরেছে সেই তথ্যগুলো কতটা যুক্তিযুক্ত অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। আরজিকর নিয়ে ধূপরাঠি কি বলেছে সেটা আমরা আগে শুনে নেব, তারপরে আরজিকর নিয়ে এবং ধূপরাঠির সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हेनस क्राइम हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। वेस्ट बंगाल सहित देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, प्रोटेस्टर्स के ऊपर कई गुंडे बदमाशों ने हमला किया और अस्पताल में तोड़फोड़ देखने को मिली। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा सवाल यहां पर उठ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। एक अजीब बात यह देखने को मिली कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन सवाल ये कि किसके खिलाफ कोई समझ नहीं पाया। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर था। पास्ट में इसकी 3 शादी टूट चुकी थी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। पहला सवाल यह कि किस तरीके के आदमी को रिक्रूट किया गया यहां पर सिविक वॉलंटियर बनने के लिए। इसकी डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री को देखकर इसके खिलाफ तो पहले ही पुलिस एक्शन लिया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज, इसके ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल्स के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन दूसरा सवाल ये, हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट्स का एक्सेस कैसे था। घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड उठी। सीएम ममता बनर्जी ने इसे भी श्रग ऑफ करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि मुझे तो इससे कोई समस्या नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि किसी केस के सीबीआई को सौंप दिए जाने की डिमांड दिखाती है कि स्टेट पुलिस में लोगों का भरोसा नहीं रहा है और ये होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक फेलियर है। यहाँ आता है हमारा तीसरा सवाल, आखिर किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ था। इस पर आरोप है कि ये बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। अलेजिडली इसने माफिया की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। अंदेशा है कि इनके टीएमसी के करीबी होने की वजह से था। इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे कि कैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इन्हें जब वहां से हटाया गया उसके बाद भी इन्हें कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने के लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने इसी नॉनसेंस को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया। संदीप पर लगे हुए करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटरोगेट कर चुकी है। देश भर में जब लोगों ने इस केस पर आवाज उठाई तो वर्क प्लेसेस में औरतों की सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि संविधान में दी गई इक्वालिटी क्या ही है अगर औरतें अपने वर्क प्लेस में भी सेफ ना हो और उन्हें बेसिक इक्वालिटी डिनाई की जाए। ग्राउंड लेवल चेंजेस आने के लिए देश अब एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकता। पिछले 12 सालों में 4 बार आउटरीच और प्रोटेस्ट। शायद मैं कुछ 2-3 केसेस भूल रहा हूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 7-8 बार से ज्यादा आउटरीच और प्रोटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि आउटरीच करने में कुछ गलत हो, कुछ भी ऐसा सुनकर आउटरीच महसूस करना एक नेचुरल इमोशन है। प्रोटेस्ट करना भी हमारे जिंदा होने की निशानी है, लेकिन हालातों में कुछ तो सुधार होना चाहिए। 2012 से लेकर हम अब तक देखें तो हो इसका उल्टा ही रहा। 2012 के आसपास एक साल में 25,000 ऐसे केस रिपोर्ट होते थे,
जबकि एनसीआरबी के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 2022 में 31,000 ऐसे केस रिपोर्ट हुए, यानी कि हर दिन के 85 रेप केसेस। अगर हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ प्रपोर्शन भी देखें तो उसमें भी हमें उछाल देखने को मिलता है। तब से लेकर अब तक देश की पॉपुलेशन बढ़ी है करीब 1.14 टाइम्स, लेकिन रेप केसेस बढ़े हैं करीबन 1.25 टाइम्स। इसका मतलब साफ है, सिचुएशन बदतर होती जा रही है। जो रेप के रूट कॉजेज हैं वो ना केवल बने हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मुझे एब्सर्डिटी महसूस होती है। एक हफ्ते प्रोटेस्ट हो ये ठीक है, लेकिन साल के बाकी दिनों ऐसा बिहेव करना जैसे कि सब चंगा सी, ये एब्सर्ड है। क्या होना चाहिए सिचुएशन में सुधार के लिए? क्या आप लोग इस अनकंफर्टेबल डिस्कशन के लिए तैयार हैं? ये डिस्कशन इसलिए अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि शायद आप देखेंगे कि आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। क्या आप इसे एक्नॉलेज करेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि वीरदास ने बस इतना ही कहा था कि हम टू इंडिया में जी रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में औरतों की पूजा करी जाती है और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसे हेनस क्राइम्स होते हैं। बात गलत तो नहीं थी, लेकिन लोगों को बुरा लग गया। इसी तरह निर्भया केस के बाद लेस्ली एडविन की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, इंडियाज डॉटर। ये इतनी पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री थी कि देश के हर एक स्कूल में इसे 10th क्लास के बच्चों को दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में लोग अनकंफर्टेबल हुए और इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया। कहा गया कि इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। आज की डिस्कशन के बाद भी आपको इसी तरीके से अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली कंसर्न्ड हो इस मुद्दे को लेकर तो वीडियो को आखिर तक देखना और जो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के लिए, उस सॉल्यूशन का हिस्सा भी बनना। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बड़े सिंपल से सवाल से, क्या रेप गलत है? आप लोग कहोगे कि क्या बेहुदा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। ऑब्वियसली रेप गलत चीज है, लेकिन जब हम अपने आसपास के सोसाइटल एटीट्यूड्स को देखते हैं तो कुछ और ही तस्वीर निकल कर आती है। हर कोई कहता तो है कि रेप गलत चीज है, लेकिन कंडीशंस अपनी अप्लाई करता है उसके साथ। जैसे कि नुपुर शर्मा का केस देख लो, बीजेपी की वो नेता जिन्होंने एक ही दिन में 3 अलग अलग टीवी चैनल्स पर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें कही। मैंने इसे क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया कि कैसे नुपुर की स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से डेलिब्रेट और मैलिशियस थी। इस वजह से हमारे देश को अरब देशों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा था। लेकिन क्या नुपुर की इस गलती की वजह से उन्हें रेप थ्रेट्स दिए जाना जायज हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जाने उन्हें कितने सारे डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स मिले जिनका एक सभ्य समाज में कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ऑड्री ट्रुश्के का केस देखिए, ये एक ट्रेंड हिस्टोरियन है। औरंगजेब पर इन्होंने काफी लिखा है। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को इन्होंने महान राजा कहा हो, लेकिन इनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से औरंगजेब एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था जिसने एक तरफ हिंदू मंदिर तोड़े थे लेकिन कई बार हिंदू मंदिरों को बचाया भी था। अगर किसी को इनकी हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में कुछ गलत लगता हो तो इनके साथ आर्ग्यू कर सकता है, इनके खिलाफ एविडेंस दे सकता है, लेकिन नहीं, लोग क्या देते हैं? डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स। इंदिरा जयसिंह का केस देख लीजिए, फेमस ह्यूमन राइट्स लॉयर, जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत से लैंडमार्क केसेस में अपीयर हुई है। जब निर्भया के रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलने वाली थी तो इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ बयान दिया। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, दुनिया के 112 देशों में डेथ पेनल्टी को खत्म किया जा चुका है। फिर भी शायद यह आर्ग्यू किया जा सकता है कि इंदिरा जयसिंह का बयान इल टाइम्ड था, रॉन्गली वर्डेड था, या निर्भया के पेरेंट्स से ऐसी कोई अपील करना गलत था। हम डेथ पेनल्टी पर उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कंगना रनौत ने क्या कहा? उनको रेपिस्ट सिंपैथाइजर कह डाला। इतना ही नहीं, उनको रेपिस्ट के साथ जेल में रखने की भी बात कर डाली। उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दहशी दरिंदे। इसी पॉलिटिकल ओपिनियन या पॉलिटिकल सपोर्ट में बेवकूफ बनकर ही ऐसा होता है कि बिल्किस बानो के कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को रिलीज करवा दिया जाता है। ऐसे दरिंदों को मिठाई खिलाई जाती है, संस्कारी ब्राह्मण कहा जाता है और लोग आउटरेज नहीं करते। प्रज्वल रेवन्ना, जिसके बारे में 2500 से ज्यादा औरतों के यौन शोषण की रिपोर्ट आई, लेकिन बहुत से लोग चुप रहे। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दी जाती है इलेक्शन से पहले। जो इसके अंधभक्त हैं वो कहते हैं हाँ, रेप करना गलत तो है और हमारे बाबा कॉन्विक्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को इग्नोर करके बाबा जिसे कहेंगे हम उसको वोट करेंगे। तो আপনারা শুনলেন ধুবরাঠি যে তথ্যগুলো তুলে ধরেছে তার ভিতরে 1 নম্বর তথ্য হলো যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন প্রোটেস্ট করেছে উনি বুঝতে পারছেন না। তো সে বিষয়টাই হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত সরকারের কাছে বিভিন্নভাবে দাবি জানাচ্ছে যে এই মামলাগুলোর জন্য দ্রুত বিচার করা হোক, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুক সরকার। এবং রাজ্য বিধানসভায় তা নিয়ে বিল আসছে, আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত, আপনাদের ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।